नमस्ते दोस्तों। हिंदी की समकालीन कहानियों की श्रृंखला में आज सुनिए डॉक्टर मीनाक्षी स्वामी की लिखी हुई कहानी फव्वारे वाली लड़की। डॉक्टर मीनाक्षी स्वामी एक सशक्त और स्थापित लेखिका हैं। प्रस्तुत है कहानी मेरी ज़ुबानी। मैं हूँ सीमा सिंह। चल रही छोरी, मेरे साथ पूरी बेलने चल। 2 पैसे हाथ में आएंगे और मन भी बहलेगा। नहीं तो यूं ही सूनी आंखों से दीवारों को तकती रहेगी। पर काकी, गुनिया को कौन संभालेगा? मुरली का स्वर जैसे किसी गहरे कुएं से आया। इसे भी ले चल, गोदी में लिटा लेना, सोती रहेगी, रोए तो दूध पिला देना। हाँ पर काकी, मुरली पशुपेश में थी। अरे चल, लौटते में 100 के 2 करारे नोट मिलेंगे तो पर वर्ष सब भूल जावेगी। करारे नोटों के काल्पनिक स्पर्श से मुरली की पशुपेश जाती रही। मन में उमंग आ गई। 200 रुपये में तो कितने सारे काम हो जाएंगे। बाबू आ जाए तो उन्हें बता कर चलें। अलगनी पर टंगी साड़ी उतारते मुरली ने कहा। अरे भगवान, चल तो, तेरा बाबू गली के नुक्कड़ पर ठेला लेके बैठा रहता है। इतनी टेम, ज़्यादा ठेला खींचना अभागे के बस का नहीं है। झटपट चल, दूर जाना है। ठेकेदार की गाड़ी वहीं खड़ी मिलेगी नुक्कड़ पे। चूक गई तो 20 रुपये जाने के और इतने ही आने के लगेंगे, वो भी सरकारी बस में। बैठने की जगह भी नहीं मिले है। धक्के खाते खड़े खड़े जाना पड़ेगा। फिर बचेगा क्या? 160। जल्दी जल्दी कर चल। मुरली ने जल्दी से फटी पुरानी साड़ी बदन से उतारी, अलगनी पर टंगी दूसरी साड़ी पहनने लगी। ये साड़ी भी जगह जगह से घिसकर कमज़ोर हो गई है। बुदबुदाते हुए मुरली को गुनिया के बाबू की याद आ गई। बुधवार के हाट से दिलाई थी, सफ़ेद साड़ी पर नीले नीले फूल। घर पर लाए तो माई देखते ही बम भड़ाक हो गई थी। काहे अब जकुन करते हो सफ़ेद साड़ी लाकर? और फिर जाने कैसे सुरसती आकर बैठ गई होगी माई की जीभ पर। महीना भर भी नहीं हुआ कि गाड़ी की चपेट में आ गया। गुनिया तो पेट में ही थी। मरद गया कि ससुराल में सब बेगाने। जेठ जी का अपनापन नियत की खराबी से भरा था। रोती कलपती मुरली को बाबू घर ले आए। गुनिया भी यहीं आकर हुई। ससुराल से तो कोई देखने तक ना आया। सोचती सोचती मुरली काकी के साथ आकर ठेकेदार की गाड़ी में बैठ गई। गाड़ी क्या मेटाडोर थी। कढ़ाई, झारे, पलटे, कलछी के साथ 2 हलवाई और 4-5 पूरी बेलने वाली थी। काकी ने जगह बनाकर पहले मुरली को बिठाया, फिर खुद बैठी। 6 महीने की गुनिया गाड़ी में बैठी टुकुर टुकुर बाजार देखने लगी। मुरली को थोड़ी तसल्ली हुई। कभी गुनिया को देखती, कभी बाजार देखती। धीरे धीरे वो भी अतीत से बाहर निकल बाजार की रौनक में खो गई। धूप तेज हो गई थी। मुरली ने गुनिया को अपने पल्लू से ढक लिया। प्यासी होगी गुनिया, सोचकर मुरली ने उसे दूध पिलाना शुरू कर दिया। जरा ही देर में सो गई गुनिया। 200 रुपये मिले तो बाबू को सहारा हो जाएगा। बाबू की कमर में जाने क्या हो गया है। ऐसा भयानक दर्द चढ़ता है कि न उठते बनता है, न बैठते, न लेटते। बहुत परेशान होकर अस्पताल में दिखाया तो डॉक्टर साहब ने ढेर सारी दवाएं लिख दी। थोड़ी अस्पताल से भी मिली, फिर भी 140 की बाजार से लानी पड़ी। कमर में बांधने का पट्टा भी लिखा। 1000 रुपये का था, पर किसी ग्राहक ने रहम करके अपने पिताजी का बेकार पड़ा पट्टा दे दिया। सबका मन तो बहुत दुखा सुरगवासी आदमी का पट्टा लगाने में, मगर 1000 रुपये का पट्टा कहाँ से लावें? पट्टा लगाने से थोड़ा आराम हुआ है। बाबू कहते तो हैं, पर क्या पता हमारा मन बहलाने को कहते हों। चेहरे पर तो दर्द ही लिखा रहता है। डॉक्टर साहब ने तो बाबू को ठेला खींचने का भी मना किया है, मगर क्या करें, ठेला ना खींचे तो खाएं क्या। गुनिया कुनमुनाई तो मुरली ने उसे थपकाया। अरे अभी ज़्यादा मत सुला, अभी जगा ले, वहाँ सोती रहेगी तो तू आराम से काम करना, काकी ने समझाया। मुरली ने गुनिया को जगा लिया और बाजार दिखाती बातें करने लगी। गुनिया गदगद हंसने लगी तो मुरली का मन हल्का हो गया। गार्डन आ गया। एक स्वर उभरा और झटके से गाड़ी रुकी। सब उतरे। मुरली ने देखा बहुत बड़े मैदान में सजावट हो रही थी। मैदान में एक 3 मंजिला सुंदर मकान भी था। ठेकेदार एक ओर चला, वे सब भी उसके पीछे चले। थोड़ा आगे जाकर वो एक जगह रुक गया। वहाँ पक्की भट्टी बनी हुई थी। खाना बनाने के बड़े बड़े बर्तन भी थे। यही रसोई थी। झारे, पलटे आदि वहीं सब रख दिए गए। काकी ने मुरली को एक और छाया में बैठाया और खुद दूसरी औरतों के साथ बर्तन साफ करने लगी।
वो काय नए आए रही बर्तन धुआबा के। छोटी बच्ची है, थोड़ा छाँव में सुस्ता लेन दो, काकी ने सहानुभूति से कहा। तुम्हारी बिटिया है? हाँ, बिटिया ही समझो, गोद में खिलाई है, अभागन दुख की मारी है। बच्ची पेट में ही थी कि विधवा हो गई। काकी ने करुणा से भुरली की तरफ देखते हुए कहा। सुनकर वो औरत भी भुरली के प्रति कोमल हो गई। ठीक बात है, थोड़ा सुस्ता लेन दो, पीछे तो काम में लगनो ही है, 4-6 घंटा गर्मी में। जरा ही देर में पूरी तैयारी हो गई। भुरली भी दूसरी औरतों के साथ तेजी से हाथ चलाती सब्जी काटने लगी। 2-3 औरतें आटा गूंथ रही थीं। हलवाई तेजी से मिठाई आदि तैयार कर रहा था। गर्मी के मारे गुनिया परेशान है। काम में लगी भुरली बीच बीच में आंचल से उसकी हवा कर रही है। कपड़ा गीला करके सिर पर डाल दो, वही औरत गमछा देती हुई बोली। हाँ हाँ, डाल दो, थोड़ी ठंडक मिलेगी तो सो जाएगी, काकी ने भी उस औरत के स्वर में स्वर मिलाते हुए समझाया। भुरली फुर्ती से उठी, नल से गमछा गीला करके गुनिया के माथे पर लपेट दिया, थोड़ी बेफिक्र हुई और काम में लग गई। जरा देर में देखा तो गुनिया कपड़ा हाथ में लेकर हाथ पैर चलाकर अपने आप खेल रही है। बीच बीच में कपड़ा मुंह में लेकर खा भी रही है। भुरली निश्चिंत होकर तेजी से पूरी बेलने लगी। सांझ ढलने लगी है। मैदान में बने मकान में नाच गाना शुरू हो गया है। गाने की आवाज़ तो साफ आ रही है, मगर कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। भुरली काकी के साथ हल्की होने को उठी। लौटते में खुली खिड़की से झांक कर देखने की कोशिश की तो ठेकेदार दूर से चिल्लाया, ए भाइयों, कढ़ाई खाली जा रही है। उसका कर्कश स्वर सुन दोनों तेजी से चलकर अपनी जगह पर आ गई। चील जैसी निगाह रखे हैं हम पर, एक पल भी इधर उधर ना ताक सके हैं, काकी ठेकेदार के प्रति क्रोध जताते हुए बुदबुदाई। देर रात काम खत्म होने पर ठेकेदार ने सबको रुपए दिए और घर भी छोड़ा। कल भी ले आना इसे, ठेकेदार गाड़ी से उतरती काकी से बोला। 200 रुपये पाकर भुरली के पैर तो जमीन पर ही नहीं पड़ रहे थे। बाबू दिन भर ठेला लेकर टूटी दुखती कमर के साथ कड़ी धूप बरसात झेलते घूमते हैं, तब जाकर भी 200 रुपये नहीं निकाल पाते। 4 जनों का खर्चा तो पहले ही माथे पर था ही, ऊपर से मैं भी गुनिया को लेकर आ गई। बाबू की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। माई घर घर चौका बर्तन करने जाती है। भुरली ने भी यही करना चाहा, पर बिटिया अभी तो तू घर संभाल ले, गुनिया थोड़ी बड़ी हो जाए तब चलना। गुनिया को काम पर लेकर जाएगी तो मैडम लोग मुंह बनाएगी, माई ने समझाया था। माई भी सुबह से रात तक काम करती, बीच में 2 घंटे वो घर आती, तब कहीं जाकर किसी तरह घर की गाड़ी खींचने को बल मिलता। भुरली के आने के बाद माई ने कुछ काम और पकड़ लिए थे और आज 5-6 घंटे में 200 रुपये। गुनिया ने भी परेशान नहीं किया। सोचते हुए भुरली को गुनिया पर प्यार उमड़ आया। उसने गुनिया को पुचकारा, काकी जहाँ जहाँ ज़रूरत हो मुझे ले चलना। उत्साह से भरकर काकी से वो बोली, हो ज़रूर, पहले तो मना कर रही थी, अब समझी नहीं, मैं कोई तेरी दुश्मन थोड़ी हूँ, तेरे फायदे की बात ही सोचूँ हूँ। इसने भरी काकी हंस पड़ी। काकी मुझे चिंता थी कि कहीं गुनिया परेशान करेगी तो, पर देख गुनिया तो मज़े में सो गई, बीच बीच में अपने आप खेलती रही, बिल्कुल थारे पे गई है। तू भी ऐसी ही थी छुटपन में। काकी ने भुरली के सिर पर हाथ फेरा। मुझे ठेकेदार का भी डर था। अरे जब गुनिया ने किसी को परेशान ही नहीं किया तो ठेकेदार का क्या बोलता। अब कल भी चलना है, तैयार रहना। अगले दिन भुरली पहले से ही तैयार थी। काकी आई तो गुनिया को लेकर दोनों चली। ठेकेदार की गाड़ी में बैठी तो भुरली ने देखा कि आज कल से ज़्यादा पूरी बेलने वाली और हलवाई हैं। उसकी आंखों में उठे सवाल पढ़ काकी ने कहा, आज बहुत बड़ी पार्टी है, 2000 लोगों का खाना बनेगा। अरे बाप रे, तब तो बहुत खर्चा होगा। भुरली ने मन ही मन सोचा। खैर जो भी हो, हमें तो कमाने का मौका मिलेगा। गार्डन में पहुंचकर भुरली ने पाया कि आज तो यहाँ की रौनक ही कुछ और ही है। गाड़ी के वहाँ पहुँचते ही फूलों की खुशबू से भर गर्मी में भी ताजगी से भर गई भुरली। ओ भाई, ये पूरे मैदान में रातों रात घास कैसे उग गई? भुरली परेशान है, हैरान है। अरे नी, या तो घास जैसो कालीन है। काकी ने उसकी हैरानी दूर करने की कोशिश की, मगर भुरली सोचती रही कि कालीन क्या होता है। मंच तक जाने के लिए लाल रंग का कालीन बिछा देख भुरली ने अनुमान लगाया कि ये दरी जैसी कोई चीज़ है। अंदर आने के बड़े गेट से लेकर भीतर तक फूलों की दीवार बनी थी। गार्डन के किनारे भी फूलों की दीवार बन रही थी। खुशबू से पूरा गार्डन महक रहा था। कैसी बढ़िया खुशबू फैली है।
मन खुश हुई गया। काकी ने गहरी सांस लेकर कहा, हाँ बेन, असली वालों मोगरो न गुलाब है। दूसरी स्त्री ने जवाब दिया। हंसी ठिठोली करती स्त्रियां तेजी से काम निपटाने लगीं। बाकी तैयारियां भी तीव्र गति से चल रही थी। काम करती स्त्रियां मौका पाते ही इधर उधर नज़र दौड़ाती और भव्य शादी की भव्य तैयारियों की बात करती। बुढ़ली के लिए सब नया था। वो भौचक्की सी देखती काम भी करती जा रही थी। दुनिया मज़े से सो रही थी। ऐसो लगे जैसे टेबलों ने घाघरो पेरियो है। काकी ने बुढ़ली का ध्यान टेबलों की ओर दिलाया। उसने देखा, सचमुच खाने की सारी टेबलों के ऊपर सफ़ेद झक कपड़ा बिछा था। नीचे लाल रंग का रेशमी कपड़ा किनारे पर लगे कोटे से चमकता घेरदार घाघरे जैसा लग रहा था। ऐसी बहुत सारी टेबल गार्डन के एक किनारे पर लगी थीं। जहाँ से वो पूरी रोटी आदि की तैयारी कर रहे थे, वहाँ उनके आगे भी ऐसी टेबलें सजी थीं। गार्डन के बीच में भी बहुत सी ऐसी ही सजी धजी टेबलें और रेशमी लाल कपड़ों से सजी कुर्सियाँ ठसक के साथ खड़ी थीं। काकी, वो सिंहासन पर कौन बैठेगा? बुढ़ली ने मंच की ओर इशारा करते हुए काकी से पूछा। वहाँ पे लाड़ा लाड़ी बैठेगा। और उधर कौन बैठेगा? उधर गाना गाने वाली पार्टी बैठेगी, वही बजाने वाला भी बैठेगा। अरे तुम सारी लुगाइयाँ बाता में लगी हो, जरा जल्दी हाथ चलाओ, असे तो रात हुई जाएगी। हलवाई ने टोका तो कुछ देर के लिए सब चुप हो गई। बुढ़ली बीच बीच में तिरछी निगाह से देख रही थी। कुछ लोग स्वांग धरकर तैयार होकर आए, एक जोकर, एक जटाधारी बाबा, एक भोले शंकर और राधा कृष्ण भी। वो उड़ने वाली मशीन से क्या होगा काकी? बुढ़ली के लिए हर चीज़ हर बात नई थी। काकी शादियों में हलवाई के सहायक बनकर अरसे से आ रही है, सो सामान्य से लेकर भव्य तक सारी शादियों की गतिविधियाँ उनके लिए नई बात नहीं है, न ही उत्सुकता का कारण। मगर बुढ़ली के लिए सब कुछ नया होने से वो बहुत ध्यान से देख रही है। बहुत कुछ पूछती है, बहुत कुछ नहीं पूछ पाती है। वो जानती है उसे सब्जी काटना है, पूरी बेलना है, गरम फुलके बनाना है। इसके उसे पूरे 200 रुपये मिलेंगे, जिनकी उसे सख्त ज़रूरत है। सब काम अपनी गति से चल रहा था कि हड़बड़ाया हुआ ठेकेदार आया। काकी, जरा इधर तो आना। काकी को एक तरफ ले गया। काकी, तुम ये जो लड़की लाई हो ना, पूरी बेलने वाली, हो कई हो? काकी के मन में पल भर में ढेर सारी शंकाएं उठ गईं। इससे पूछो, ये फव्वारे वाली मूर्ति बनने को तैयार हो जाएगी? हमेशा गरियाते रहने वाले ठेकेदार के स्वर में कोमलता थी। काकी की सारी शंकाएं पल भर में जैसे उठी थीं, वैसे ही शांत भी हो गईं। पर इको तो परवर नहीं काकी, किसी तरह से मना लो। जो लड़की आने वाली थी बीमार हो गई, अभी अभी एंड टाइम पर खबर आई, इतनी जल्दी इंतज़ाम कैसे होगा? पर इको, देखो काकी, कैसे भी हो उसे मना लो। उसकी उम्र भी ठीक है, देखने में भी अच्छी है। सबसे बड़ी बात, कद काठी तराशी हुई है, बिल्कुल मूर्ति जैसी। ठेकेदार गिड़गिड़ाने सा लगा। अरे पण मैं पूछूं तो उके पूरे 2000 रुपये मिलेंगे। 2000 की बात सुनकर काकी हतप्रभ थी। जानती थी बुढ़ली को रुपयों की सख्त ज़रूरत है। मैं पूछूं हूँ उके, छोटी छोरी है उका कने। देखो तुम उसे तैयार कर लो, बच्ची को तुम संभाल लेना। तुम्हें इस काम के 500 अलग से मिलेंगे। 4-5 घंटे की तो बात है। 500 मारे? काकी हैरान थी। दोनों बुढ़ली की तरफ देखकर बात कर रहे थे। बुढ़ली का मन आशंकाओं से भर गया। कहीं गुनिया के कारण ठेकेदार को परेशानी तो नहीं? पता नहीं कोई और बात हो। काकी बुढ़ली के पास आने लगी। काकी के आने तक का मिनटों का समय बुढ़ली को युगों सा लगा। जाने क्या बात है? बेटा, वो ठेकेदार कह रिया है कि फव्वारो बनने वाली छोरी नहीं आई, तब बढ़ी जाओ तो। फव्वारा? मैं? पर कैसे? बुढ़ली को समझ में नहीं आ रहा था कि वो फव्वारा कैसे बन सकती है। वह सब तुम ठेकेदार पे छोड़ो। अपना काम की बात यह है कि तुम्हारे 2000 रुपया मिलेगा। 2000? आश्चर्य से भरी बुढ़ली लगभग चीख ही पड़ी। धीरे बोल। हाँ, 2000। करना क्या होगा? बुढ़ली को विश्वास ही नहीं हो रहा था। उसने दूर खड़े ठेकेदार पर नज़र डालते हुए काकी से पूछा। कुछ भी नहीं करनो है, वे थारे तैयार कर ही देगा। बस वहाँ वो हौदी है नी, वहाँ खड़ी रह जो बस। काकी ने दूर बने हौद की तरफ इशारा करते हुए कहा। बस वहाँ खड़े रहना है? कब तक? बस 4-5 घंटा की बात है। थारे अभीज तैयार कर ही देगा। बारात आए उका पहले खड़ी हुई जाजे।
जैसे सब खा पी के चला जाए फिर बस छुट्टी। काकी ने समझाया। पर काकी, गुनिया को कहाँ छोड़ेंगे? पहले पता होता तो घर में माई के पास छोड़ देती, आज माई काम से छुट्टी कर लेती। मैं संभाल लूँगी गुनिया के, तो फिक्र मत करे। मगर काकी, फिर आपका काम? मारे ठेकेदार ने कही दियो है, वो मारे भी गुनिया के संभालने का 500 रुपया देने को कही दियो है। पर काकी, गुनिया रोएगी, परेशान करेगी आपको, खुद भी परेशान होगी। पर 2000 रुपये क्या करें काकी? देख, अभी उसे दूध पिला दे, 4-5 घंटे की तो बात है, जैसे ही लौटेगी फिर संभाल लेना। मुरली तैयार हो गई। मजबूरी थी, इतनी बड़ी रकम ने उसे तैयार कर दिया था। आखिर इतने सारे रुपए आएंगे तो गुनिया ही क्या, पूरे घर के ही तो काम आएंगे। मुरली को ठेकेदार एक कमरे में छोड़ आया। काकी भी गुनिया को लेकर उसके साथ थी। वहाँ और भी लड़के लड़कियों का भेष भरा जा रहा था। तैयार करने वाले भी थे। उन्होंने मुरली को रेक्सिन का गाउन पहनाया। उसका पूरा शरीर ढक गया, केवल चेहरा खुला हुआ था। चेहरे पर क्रीम पाउडर और चमक लगाई, बालों का ऊंचा जूड़ा बना दिया, आंखों के बाहर चारों तरफ मोटी लाइन का काजल लगाया और होठों पर गहरी लाल रंग की लिपस्टिक। कांच में देखा तो मुरली खुद पर ही मुग्ध हो गई। मुरली को तैयार किया जा रहा था तो गुनिया उसके पास जाने को मचलने लगी। इसे बाहर ले जाओ, तैयार करने वाली महिला ने कड़क स्वर में कहा। एक बार उसे पुचकार लूं? मुरली ने कहा। नहीं, फिर और ज़्यादा तंग करेगी। इस बार उसका स्वर पहले से भी कठोर था। काकी गुनिया को बाहर ले गई। मुरली के रेक्सिन के कपड़ों में से बाहर की तरफ नलियां निकली हुई थीं। एक एक नली दोनों हाथों में, एक एक पैर के अंगूठे से, एक माथे के चूड़े से। वे लोग मुरली को गार्डन के बीचों बीच बने पानी के हौद में ले गए। उसके कपड़ों में लगी नलियों को हौद के पाइप से जोड़ा, फिर नल चालू किए। मुरली के हाथों, पैरों और चूड़े से पानी की धार निकलने लगी। ठेकेदार देखकर खुश हो गया। बहुत सुंदर, ये तो पुरानी वाली लड़की से भी अच्छी लग रही है, मन ही मन बुदबुदाया। बस ऐसे ही खड़ी रहना और मुस्कुराती रहना, हिलना मत। मुरली को तैयार करने वाली औरत ने मुरली को एक विशेष मुद्रा में खड़ा करके आदेशात्मक स्वर में कहा। मुरली खड़ी हो गई, मुस्कुराने भी लगी, मगर उसकी आंखें काकी को ढूंढ रही थीं। काकी की गोद में गुनिया जो थी, सिर हिलाए बिना जितनी नज़र घुमा सकती थी घुमा कर देखा, उसे काकी कहीं नहीं दिखी। शायद भट्टी की तरफ हो, मुरली ने खुद को समझाया। एक बार किसी तरह दिख भर जाए गुनिया। भीतर से परेशान मुरली को याद था कि चेहरे पर मुस्कान हो, मगर उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। रेक्सिन के कपड़ों में गर्मी भी लग रही थी, थकान भी। उसे याद आया सुबह भी कुछ खा नहीं पाई थी, गाड़ी जल्दी आ गई थी और उसे आना पड़ा था। गर्मी के मारे गला भी सूख रहा था। सबसे ज़्यादा बेचैनी थी गुनिया को लेकर, एक बार दिख भर जाए। गर्मी, भूख और गुनिया की चिंता ने मुरली को बेचैन कर रखा था। बहुत देर बाद काकी आती दिखी, मगर काकी के पास गुनिया नहीं थी। मुरली का मन हुआ कि सब फेंक फाँक कर हौद से बाहर आ जाए, मगर 2000 रुपयों ने, ठेकेदार के भय ने उसे बांध रखा था। काकी ने पास आकर कहा, गुनिया सूई गई है, उके उधर छाँव में सुलई के थारे बताने आई हूँ, चिंता मत कर जो। काकी ने भट्टी की तरफ इशारा किया। वहाँ कौन है उसके पास? उसे अकेला क्यों छोड़ दिया काकी? जाग गई तो? कहीं रोती खसकती भट्टी के पास चली गई तो? कहते हुए मुरली काँप गई। उसकी चिंता कम होने के बदले बढ़ गई। गुनिया के सहारे ही तो वो जी रही है। मूर्ति बनकर खड़े रहना था, पर मूर्ति बोल पड़ी। मुरली को ध्यान आया। उसने कनखियों से इधर उधर देखा, किसी ने नहीं देखा। ठेकेदार दूर खड़ा किसी से बात कर रहा है। वहाँ वो लक्ष्मी है ना, मेरी पुरानी सहेली, बात देख रही है उके। हम उधर ही हैं, उठेगी तो एक बार थारा पास ले आऊँगी। बंद मुंह से ही बोली मुरली। वो बात तो काकी से कर रही थी, मगर निगाहें ठेकेदार पर टिकी थी। पूरी बात सुनकर वो कुछ निश्चिंत हुई, फिर जाती हुई काकी को देखती रही। कुछ दूर पर काकी दिखती रही, फिर भीड़ में गुम हो गई। अब तक तो वे गुनिया के पास पहुंच गई होंगी। मुरली बेफिक्र हुई। गाना गाने के लिए अलग मंच बना था, वहाँ गाना शुरू हो गया है। जरा ही देर में गहमा गहमी शुरू हो गई। शादी वाले परिवार के लोग मुख्य द्वार की तरफ तेजी से जाने लगे। दूर से आती बैंड बाजे की आवाज़ पास आती जा रही थी। खूब पटाखे चल रहे थे। पहले तीर जैसा आसमान में जाकर फूटता, फिर रंग बिरंगे जगमगाते सितारे आसमान में बिखर जाते, धीरे धीरे नीचे आते हुए गुम हो जाते। भट 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 भटाभट फूटने वाले पटाखे भी भरपूर शोर कर रहे थे। पटाखों के शोर से दुनिया जाग गई होगी।
भूरली परेशान हो गई। फिर यकायक दूसरे ख्याल ने उसे डरा दिया। कहीं पटाखों की चिंगारी मेरे रैगजीनी के कपड़ों पर गिर गई तो? भूरली को तेज गर्मी लगने लगी। भूख प्यास के मारे उसे घबराहट होने लगी। सिर भी दुखने लगा। उसे लगा कि अभी चक्कर खाकर गिर जाएगी, मगर नहीं। उसने खुद को संभाला। 2000 रुपयों को याद किया। उसे कुछ ठीक लगा। चेहरे पर मुस्कान लाकर फिर शादी की रौनक देखने में व्यस्त हो गई। औरतें सोने के जेवरों से ऐसे लदी थीं मानो सोने के कपड़े ही पहन रखे हों। जितने हम लोगों के पास कपड़े नहीं, उससे ज़्यादा वे सोने से ढकी हैं। और तो और आदमियों तक ने जेवर पहन रखे हैं। ये सब परिवार वाले हैं। सब ने एक जैसी पगड़ी पहन रखी है और परिवार की औरतों ने लाल चुनरी। आग का एक छोटा सा गोला खाने की सजी टेबल से ऊपर उठा। दाल में तड़का लगा। वातावरण में खुशबू फैल गई। मुरली ने आँख की पुतली घुमाकर देखा। दाल में ताज़ा ताज़ा छौंक लगाकर परोसा जा रहा था। पानी पूरी, दही बड़ा, आलू टिकिया, कचौरी, भरवा पूरी, तरह तरह के पराठे, सब्जियाँ, चावल, इडली सांभर, मिठाइयों की तो गिनती ही नहीं। और भी न जाने कितनी चीज़ें। मुरली को तो नाम भी नहीं पता। उसने देखी भी पहली बार। लोग खा रहे थे। खाने से भरी प्लेटें जूठे में भी पटक रहे थे। मुरली का मन तड़प उठा। भूख फिर सिर उठाने लगी। अभी 3-4 बच्चे उसके हौद के पास आकर फ़ोटो खींचने लगे। उन्हें देख दूसरे बच्चे भी मचलने लगे, हम भी फव्वारा मूर्ति के साथ फ़ोटो खिंचवाएंगे। उसके साथ फ़ोटो खिंचवाने का सिलसिला शुरू हो गया। एक बालक ध्यान से मुरली को देखते हुए बोला, अरे ये मूर्ति नहीं है, औरत है, जिंदा औरत। साथ के दूसरे बालक भी इकट्ठे होकर मुरली को ध्यान से देखने लगे। हाँ हाँ, सब आश्चर्य में डूबे हैं। चलो मम्मी को भी दिखाते हैं, कहते हुए सब चल दिए। मुरली सोच रही है, जब पुतले जैसे ही खड़े रहना है, हिलना नहीं है, तो ये लोग पुतला ही क्यों नहीं ले आते? खर्चा भी कम होगा और हारी बीमारी एंड टाइम पर छुट्टी का लफड़ा भी नहीं। पर यही तो दिखाना है इन अमीरों को कि हम पैसा खर्च करके जिंदा आदमी को भी पुतला बना सकते हैं। खैर ये भी ठीक ही है, आखिर हमारे लिए तो यही सहारा है। तभी मुरली के कानों में गुनिया के ज़ोर ज़ोर से रोने की आवाज़ पड़ी। उसने निगाहें उस ओर की। रोती हुई गुनिया को चुप कराने की असफल कोशिश करती काकी उसकी ओर ही चली आ रही है। काकी हौद के पास आकर खड़ी हो गई। देख गुनिया, फव्वारो, आहा, देख पानी, देख मूर्ति, कत्ती सुंदर, आहा। मगर गुनिया चुप ही नहीं हो रही है। सो के उठी है, थारे से मिलाने लगी रो थी, पर रास्ता में ही रोने लग गई। शायद भूखी है, काकी फुसफुसाई। मगर मुरली कुछ नहीं सुनती। गुनिया ने मुरली को पहचान लिया है। वो और ज़ोर से रोने लगी। हलक से आवाज़ फंस रही है। वो मुरली के पास आने को मचल रही है। रो रो कर गला सूख गया है। मचल मचल कर मुरली के पास पहुंच जाना चाहती है, जैसे अभी हौद में ही कूद जाएगी। मगर मुरली कुछ नहीं सुनती, कुछ नहीं देखती। गुनिया को वश में करने की नाकाम कोशिश करती काकी मुरली को देखकर हतप्रभ हैं। अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर मीनाक्षी स्वामी जी की लिखी हुई एक संवेदनात्मक कहानी, फव्वारे वाली लड़की। आशा करती हूँ कहानी आपको अच्छी लगी होगी। कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।